नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज। हमने हिमाचल पढ़ना शुरू किया था और हमने दो नदियों के बारे में पढ़ लिया था। एक था हमारा रावी और दूसरा था चिनाब, और हम उनके बारे में हर एक चीज़ पढ़ ली थी। उनकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ऐसी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको अलेक्जेंडर भी पार नहीं कर पाया था, क्रॉस नहीं कर पाया था। उस नदी का नाम है ब्यास। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ब्यास नदी से ही बनते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, ये और सतलुज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहने के बाद जो है अदर स्टेट में चली जाती हैं। तो पढ़ते हैं ब्यास के बारे में। देखो, ब्यास का उद्गम यानी कि निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखो, ये है हमारा कुल्लू, ठीक है। तो यहाँ जैसे पे हमारा जो है दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, ठीक है। और रोहतांग का अर्थ क्या है? लाशों का ढेर, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लाशों का ढेर। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3978 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये आई थिंक अलाइड 2019 में पूछा गया था कि जो रोहतांग दर्रा है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो कितनी पर? 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लाशों का ढेर। ऐसा ही हमने कुछ हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वैसे इसका अर्थ क्या है? लाशों का ढेर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो रोहतांग दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक ब्यास कुंड, ठीक है। तो बेसिकली ब्यास कुंड से एक जलधारा आती है, ठीक है, और एक आती है ब्यास रिक्खी से, ठीक है। ब्यास रिक्खी और ब्यास कुंड से दो जलधारें आके कहाँ पे मिल जाती हैं? पलाचन जगह पे। ये पलाचन जो है मनाली से 10 किलोमीटर ऊपर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जलधाराएं जो है में मिलती हैं और वहाँ पे ब्यास नदी बनती है, ठीक है। और जो इस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ब्यास नदी के आसपास के लोगों को बोला जाता है झेच्छा। और इसका जो ऊपरी क्षेत्र है उसे बोला जाता है ऊझी, ठीक है। तो देखो, ऊझी जो है वो पुराने टाइम से ही जट्टू धान के लिए, जुट्टू या जट्टू धान के लिए जो बहुत फेमस है, और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। और ये पहला कुल्लू का ये पहला क्षेत्र है जहाँ पे बाहर से आकर विदेशियों ने बसना शुरू किया था। और 1880 की बात है, यहाँ पे कर्नल अरैनक ने जो क्या किया था, यहाँ पे एक हॉल बनाया था जिसे आज क्या बोला जाता है? रोरिक संग्रहालय, ठीक है। क्या बोला जाता है? रोरिक संग्रहालय, ठीक है। तो ये ऊझी जो है वो पहला क्षेत्र है जहाँ पे विदेशी आकर बसना शुरू हुए थे पुराने टाइम में कुल्लू में, ठीक है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि दो जलधाराएं ब्यास कुंड और ब्यास रिक्खी पलाचन में मिल रही हैं, ठीक है, और ब्यास बन रही हैं। अब देखो, यहाँ से बहुत सारी जलधाराएं जो हैं, यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारी जलधाराएं और भी आती हैं, ठीक है। यहीं से आती है एक कर्णी जलधारा, ठीक है। उसके बाद यहीं से आती है एक, यहाँ पे इस वाले एरिया में देखना, यहाँ पे मनाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जलधारा जो ब्यास में मिलती है, मनालसू, ठीक है। ये सारी की सारी छोटी छोटी जो खड्डे हैं, नदियाँ नहीं बोल सकते, नदियाँ तो सिर्फ 5 ही हैं हिमाचल प्रदेश में। ये छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं वो मिलकर ब्यास के रूप को और विशाल करती हैं, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं हम इसके नाम की। इसका वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। और इसका संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा।
देखो बिपाशा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक छोटी सी दंत कथा है। आपको पता होगा कि हिमाचल भारत जो है वो धार्मिक प्लेस है। बेसिकली हिमाचल कुल्लू हो गया, ये बहुत ही धार्मिक देवभूमि कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ इनके नाम के पीछे कहीं ना कहीं छोटी मोटी कहानियाँ रहती हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी चंबा की जो चिनाब नदी पढ़ी थी, उसमें भी एक कहानी थी कि क्यों इसका नाम जो है आशिका का दरिया या सिंबल ऑफ लव पड़ा। तो छोटी मोटी कहानियाँ किसी न किसी प्लेस के पीछे रहती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बिपाशा क्यों पड़ा। तो देखो यहाँ पे दो ऋषि हैं, एक है विशिष्ट और एक है विश्वकर्मा। तो कहते हैं कि विश्वकर्मा ने जो विशिष्ट के सारे पुत्रों को मार दिया, जिससे जो विशिष्ट ऋषि थे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने खुद को रस्सियों से बांधा और ब्यास में जो थी छलांग लगा दी। लेकिन ब्यास ने उन्हें डूबने नहीं दिया, उनकी जान बचाई, ठीक है। इसी कारण इस नदी का नाम क्या पड़ गया, बिपाशा। बिपाशा का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली, ठीक है। इसलिए इसका संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, 256 किलोमीटर, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 12,000, ठीक है। ये तो थी हमारी कि कहाँ से निकल रही है, ठीक है। इसका संस्कृत नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, या इसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। और इससे जो ऊपरी वाला एरिया है, ब्यास से जो ऊपर वाला एरिया है उसे ऊझी कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जट्टू धान जो है वो बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। और पहला ऊझी पहला क्षेत्र है जहाँ पे विदेशियों ने आकर बसना जो था वो शुरू किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सहायक नदियाँ, तो देखो सबसे पहले हम यहीं से बात करते हैं कुल्लू मनाली के पास से। तो मनाली से कौन सी नदी मनाली में कौन सी नदी ब्यास में मिलती है, मैंने क्या बताया, मनालसू, ठीक है। और उसके बाद मनाली में क्या है, पतली कुहल, पतली कुहल, ये ब्यास की मनाली में जो है वो सहायक नदियाँ। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और बात करते हैं जो हेडक्वार्टर है कुल्लू की, वहाँ पे एक नदी इसमें मिलती है, सरवरी, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कुल्लू में जो ब्यास की कौन सी सहायक नदियाँ हैं या मंडी में कौन सी, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ही करवा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, जैसे देखो यहाँ जैसे एक झील है जिसका नाम क्या है, मानतलाई झील, ठीक है। इस झील से जो है एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। वो कौन सी नदी है, वो है पार्वती नदी, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्यास की सबसे प्रथम सहायक नदी या प्रथम सहायक नाला कौन सा है, तो वो है राहला, जो मैंने वहाँ पे बताया, करनी और ब्यास कुंड वहीं पास से वो निकलता है, राला नाला, और पलाचन में जो वो ब्यास में मिल जाता है, वो प्रथम सहायक नदी है ब्यास की, जो ब्यास में मिलती है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, पार्वती, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मानतलाई झील से। अब पार्वती की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सी है, दुधौन, स्पिन या कहीं पे पिन भी लिखा हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद मलाना, ठीक है। कौन कौन सी, दुधौन, स्पिन और मलाना जो है पार्वती की सहायक नदियां हैं। और पार्वती किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं, और ये पार्वती जो है ये ब्यास में कहाँ पे मिलती है, भूंतर के नज़दीक शमशी में जो है पार्वती ब्यास में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भूंतर के पास कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और तो एक है हारला, ठीक है, और एक है फोजल और सुजौन। ये तीनों नदियाँ जो हैं वो भूंतर में जो है वो
ब्यास नदी में मिल जाती हैं, यानी कि भूंतर में ये नदियाँ ब्यास के साथ मिलकर उसके रूप को और बड़ा कर देती हैं। और साथ में हमारे जो है मानतलाई झील से पार्वती नदी निकलती है और इसकी दुधौन, स्पेन, मलाना जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और पार्वती शमशी में ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और ये है मंडी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ से पार्वती आ रही है, यहाँ पिलाचन पे बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले जो हैं ब्यास में मिल रहे हैं। अब देखो जो ब्यास है वो आगे बढ़ती हुई बजौरा के पास लारजी वाले प्लेस में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि ब्यास जो है मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन में 2 स्थान आ जाते हैं, बजौरा और लारजी, दोनों पास पास हैं। लेकिन इसका असली आंसर क्या है, जो ओरिजिनल इसका आंसर है वो है बजौरा, क्योंकि लारजी थोड़ा सा नीचे है और ब्यास जो है वो कुल्लू और मंडी की सीमा बनाते हुए बजौरा में मंडी में एंटर कर जाती है। ठीक है, कहाँ पे ये मंडी में कहाँ पे प्रवेश करती है, मंडी में प्रवेश तो एक जगह है जिसका नाम है बजौरा। ठीक है, मैंने आपको जब राबी पढ़ाई थी तो वहाँ पे बजौली पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कई बार बजौरा बजौली इकट्ठे ही ऑप्शन में आ जाते हैं। तो मंडी में कहाँ पे प्रवेश करती है, ये बजौरा में। ठीक है, और यहाँ पे इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं बजौरा में, जहाँ पे ये मंडी में प्रवेश करती है, यानी कि मंडी और कुल्लू की जो सीमा के ऊपर बहती है वहाँ पे इसके 2 सहायक नदियाँ हैं, एक है ज्यूनी और दूसरी है बाखली। यहाँ से क्वेश्चन बनता है देखो कि कुल्लू और मंडी की सीमा पर कौन सी नदियाँ जो हैं वो ब्यास की सहायक नदियाँ, तो एक ज्यूनी और दूसरी बाखली। ठीक है, और हमने एक प्लेस देखा लारजी। ठीक है, ये पंडोह के पास है और यहाँ पे जो है ब्यास नदी धौलाधार, ठीक है, धौलाधार को काटती हुई जो है वो मंडी में प्रवेश कर जाती है। देखो धौलाधार ऐसे है, ऐसे रह जाती है और ये कहाँ आ जाती है, मंडी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन बने कि मंडी में जो ब्यास नदी वो मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है, बजौरा में, और जो आपका लारजी है वहाँ पे ब्यास नदी धौलाधार को काटती हुई है, धौलाधार से अलग होकर वो मंडी में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पे ये मंडी में प्रवेश करती है वहाँ पे इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, ज्योनी और बाखली। अब देखो मंडी में जो हैं वो ब्यास की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले लूणी नदी, ऊहल, अरीना नदी। ठीक है, ये देखो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट है वो इसी नदी पर है, ऊहल नदी पर। क्या नाम है जिसका, शानन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो हंसा, रमोली, जंजैली, ये मंडी में जो है ब्यास की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब देखो मंडी में बहने के बाद ये कहाँ पे जाती है, यहाँ पे कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे बहती हुई, किसके बॉर्डर पे, कांगड़ा और हमीरपुर का। जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर बनाती है। तो बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में इसकी 2 सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी, एक है कुणाह खड्ड और एक है मान खड्ड। ठीक है, देखो ये बॉर्डर बना रही है यहाँ पे कांगड़ा और हमीरपुर का, फिर ये कांगड़ा में आके बाहर पंजाब में निकल जाएगी। ठीक है, तो जब ये कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर बनाती है तो यहाँ पे नदौन प्लेस में इसमें 2 नदियाँ जो हैं इसमें मिलती हैं, जिसका नाम क्या है, एक का मानखड्ड और दूसरी का कुणाखड्ड। ठीक है, अब देखो जब ये कांगड़ा में आ रही है, ठीक है, तो कांगड़ा में कहाँ से प्रवेश कर रही है ये नदी, संधोल से। ठीक है, तो
कहीं पे आपको जैसे कंफ्यूज करने के लिए संधोल या संघोल बोला जाता है, तो जो संघोल है वो लुधियाना में है, लेकिन संधोल जो है वो हिमाचल में है। ठीक है, तो कहाँ से करती है ये? संधोल में। और यहीं जहाँ पे एंटर करती है हारसी पत्तन के पास, इसमें एक जो है वो खड आके मिलती है जिसका नाम है वेकर खड। ठीक है, कौन सी खड? वेकर खड। वहीं पे जहाँ पे ये नदी मंडी को छोड़कर कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर बहने के बाद जो कांगड़ा में प्रवेश करती है, वहीं पे एक खड जो है इसमें मिलती है जिसका नाम है वेकर खड। ठीक है, अब देख लेते हैं कांगड़ा में इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले बैजनाथ वाले रीजन से विनवा और पालमपुर वाले रीजन से वनेर। ठीक है, फिर आ जाता है जो आपका पौंग डैम है, वहाँ से गज और वहीं से अवा। ठीक है, फिर न्यूगल, और ये न्यूगल जो है सुजानपुर टीरा के पास जो है ब्यास में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आपके धर्मशाला वाले रीजन में माझी। और आपको पता है कि आज से लगभग 2 साल पहले, मुझे डेट तो याद नहीं है, आई थिंक 2 साल पहले जो बरसात हुई थी, जो धर्मशाला में भारी तबाही हुई थी, वो इसी नदी के कारण हुई थी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम बाण गंगा की। ठीक है, किसकी? बाण गंगा की। अब देखो, मैं बाण गंगा के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ। कहा जाता है कि इसके किनारे जो है वो कांगड़ा किला स्थित है। तो कहा जाता है कि जो कांगड़ा कटोच वंशीय रानी थी, वो जो कांगड़ा किले में जब आप एंटर करते हो तब वो कटोच वंशों की जो है वो कुल देवी है। कई बार लोग उसे जैन मंदिर भी बोलते हैं, लेकिन वो कटोच वंशों की कुल देवी है। और कहा जाता है जो कटोच वंशीय रानी थी, वो एक घड़े को कच्चे धागे से बांधकर इस बाण गंगा से जो पानी भरती थी। और जो कटोच वंशीय देवी है वो उस रानी के साथ अंग संग है। ऐसे पुराने टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी कि ये देवता इसके अंग संग है, इसकी हेल्प करता है, इसकी सहायता करता है। तो वैसा ही है कि वो देवी जो थी कटोच वंशीय, वो उस रानी की करती थी। और उस देवी ने रानी को कहा था कि ये बात किसी को भी मत बताना, जिस दिन तुम ये बात बताओगी उसके बाद जो है ये सच्चाई नहीं रहेगी, तुम कच्चे धागे से घड़े में पानी नहीं भर सकती हो बाण गंगा से। ठीक है, तो आज भी यही चीज़ बोली जाती है, जो औरतें होती हैं वो बात को पचा नहीं सकती हैं, और उसके मुंह से बात निकल गई। और कहा जाता है कि उसके बाद से ये बाण गंगा जो श्रापित हो गई है। और आज सिर्फ इसका किसी धार्मिक कार्यों के लिए जो पानी है यहाँ का वो यूज़ नहीं होता है। सिर्फ वहाँ डेड बॉडीज जो हम तीर्थ जो होते हैं, वहाँ पे डेड बॉडी जो जलाई जाती हैं, उनको ही धोया जाता है इसके पानी से। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक दंत कथा है जो मैंने पढ़ी वो मैंने आपको सुना दी। ठीक है, तो ये बाण गंगा। ठीक है, अब देखो ये जो नदी है यहाँ पे कांगड़ा के साथ आपको पता है कि पंजाब जो है वो अपनी सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो जब ये वाली इस वाले रीजन पे जब ये बहती है थोड़ा सा, यहाँ पे बॉर्डर पे बहने के बाद थोड़ा सा फिर जाके ये कांगड़ा को छोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे जब बॉर्डर पे बहती है तो यहाँ पे बॉर्डर पे 2 खड्डे चक्की। ठीक है, यहाँ पे चक्की और देहर जो 2 खड्डे हैं वो इसमें आकर मिल जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे? जब ब्यास जो है कांगड़ा और पंजाब की बाउंड्री पे बहती है तो वहाँ पे 2 खड्डे चक्की और जो देहर है वो आकर ब्यास में मिल जाती हैं। और अंत में यहाँ पे जो है जहाँ पे ये ब्यास जो है कांगड़ा को छोड़ती है उसका नाम क्या है? मिरथल। ठीक है, मिरथल। मिरथल कहाँ है? इंदौरा के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्यास नदी कहाँ पर उल्टी दिशा में बहती है या पूरब से पश्चिम में? देखो हमने जितनी अभी तक 2 नदियाँ पढ़ी, यहाँ से देखो पूरब से पश्चिमी की ओर बह रही थी, लेकिन यहाँ पे जो मिरथल वाला एरिया है यहाँ पे ब्यास जो पूरब से पश्चिम बहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमने देखा कि सारी नदियाँ पूरब से पश्चिमी की ओर बह रही थी। हमने रावी पढ़ी, हमने चिनाब पढ़ी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी। लेकिन ब्यास नदी जो है मिरथल और इंदौरा के बीच जो है पूरब से पश्चिम बहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर जो ब्यास नदी है उल्टी दिशा में बहती है या पूरब से पश्चिम में बहती है? कहाँ पे? मिरथल। और मिरथल कहाँ है? इंदौरा के पास। ठीक है, कहाँ पे? इंदौरा के पास। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्यास नदी
कहाँ पर, पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्यास नदी कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है, तो पंजाब को मैदानी इलाका कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे हिमाचल को पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। तो कहाँ पे जो ब्यास नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो कहाँ पे करती है, मिर्थल में। तो हमने ब्यास नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, उसका वैदिक नाम क्या था, उसका संस्कृत नाम क्या था, उसकी लंबाई और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो अभी तक हम 3 नदियाँ पढ़ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी पुलिस की जो नोटिफिकेशन है शायद वो 15 तक आ जाएगी। तो जो बच्चे पुलिस की कोचिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एकेडमी में भी वो ज़्यादा इंक्वायरी के लिए एकेडमी भी आ सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे डेमो लेक्चर लेने के बाद जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उन्हें डेमो लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो कहीं वो और भी जा सकते हैं। धन्यवाद।